स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, जो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे लास्ट कंटिन्यूएशन लेक्चर में, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट अगर आपको कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो ये कंसेप्ट में बहुत ही आसान होता है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा शॉर्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था पहले, अगर आपको याद होगा, अगर ये वेक्टर ए होता था, ठीक है, अगर यहां से हमने कोई वेक्टर बी रखा तो हमने बताया था इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ये हेड होता है, ये हेड होता है। फाइनल जो फर्स्ट वेक्टर ऑफ टेल, जो पहले वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाली लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट बोलते हैं। तो हमने इसको देखा था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा बेसिक एजम्पशन जो फर्स्ट लेक्चर से चला था। अब आई थी बात मैग्नीट्यूड की। व्हाट इज अबाउट रिजल्टेंट्स? एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने बहुत सारा टर्म देखा था, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो हमने दो तीन तरीके से पढ़ा था। मैं थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन करके देखेंगे। ये तो वेक्टर फॉर्म था, बट कभी कभी मान लो अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, हमने दो मेथड से रिजल्टेंट लिखना बताया था कि दो वेक्टर के टेल को ज्वाइंट करते हैं। सबको पता होगा जो स्मॉलेस्ट एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब मान लो इस वेक्टर को हमने क्या किया था, पैरेलली शिफ्ट कर दिया था, जो कि हमारा क्या वेक्टर भी था, फिर इस टेल से इस हेड को ज्वाइंट किया, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब अपने को पता नहीं था क्या होगा, तो मान लिया होता इसको एक अल्फा एंगल। ये सब डिस्क्राइब्ड है, आप सिर्फ देखेंगे क्या क्या किया था। हमने इस वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया था। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा, ये पॉइंट R होगा, ये S होगा, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, दोनों के पैरेलली शिफ्ट हुए भी थीटा होगा। हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में। अगर लिखना चाहे cos थीटा क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू क्यू आर बाय वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बी ही मान लेते थे, सबको पता है क्यू आर इज इक्वल टू बी cos थीटा। तो क्या इसका डिस्टेंस आ गया? सिमिलरली अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, क्या लिख सकते हम लोग? आर एस डिवाइडेड बाय बी। तो आर एस क्या होता था हमारा? बी साइन थीटा। ये दोनों हमें पता था। यहां से अपने को अगर रिजल्टेंट आर होता तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो हमने इसको मान लिया था एक राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस के एप्लीकेशन से हमने बोला था कि पी एस का जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअली पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर होगा, पता था हमको। हम देखो पी आर का मीनिंग क्या होता है, पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। अगर ये वेक्टर ए था तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिया था हमने? ए। व्हाट इज क्यू आर? बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम इसको रिजल्टेंट का स्क्वायर ले लें, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पहले से पता है, हमने इसको देखा था क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द रिजल्ट। ये हमने वहां भी देखा था, इसको हमने पैरेललोग्राम लॉ से भी देखा था, ट्रायंगल लॉ से भी देखा था, इसमें कुछ नया नहीं था। आप बोलेंगे सर अगर एडिशन इस तरह से वर्क करता है, जो कि इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे, मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। अगर आर मैक्सिमम था, आर टू बी आर मैक्सिमम था, तो हमने क्या बोला था? cos थीटा भाई साहब मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? बताया था 1 होता है।
जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा तो रिजल्टेंट कुछ हमको इस तरह आ गया था, सबको पता होगा, a प्लस बी, याद है मॉड का मीनिंग होता है ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज आर मैक्सिमम। सिमिलरली बताया था अगर r इक्वल टू r मिनिमम होगा तो भाई cos थीटा भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इस क्या होगा, cos थीटा माइनस 1। जब इसको सॉल्व किया था ये हमारा सब बताया हुआ आपको मॉड ऑफ a माइनस बी आया था। ये चीज हमने पीछे के लेक्चर में इसको एक्सटेंड किया था, बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग इसी लेक्चर के कंटेंट को डिस्कस करेंगे, इन प्रॉपर स्पिरिट में करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखे होंगे। हम लोग फिर क्या करते हैं, आज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को डिस्क्लोज करते हैं, क्या कि इसको अच्छे से डील कर सके, ठीक है। एक क्लास थोड़ा फैन लाइन रुक गया। अब देखो, अगर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात हो, एक्चुअली ये सबट्रैक्शन एडिशन नहीं होता है, बोलोगे सर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। बोलेगा कैसे, देखो अगर मान लो, मैं डायग्राम से पहले बताता हूं आपको, हमने क्या किया था, अगर ये हमारा वेक्टर ए था, वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, हमको बोला था कि भाई रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट का मीनिंग था कि सबसे पहले तो वेक्टर का हेड टू हेड टेल टू टेल को सेपरेट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के हमने क्या किया था, अगर ये वेक्टर ए है तो इसको यहां से पैरेलली क्या किया था, इसका एंगल समथिंग मान लेते थीटा, ठीक है। इसको पैरेलली शिफ्ट किया था कुछ ये इस तरह का वेक्टर बी हो गया था। फिर क्या बोला, इनिशियल टू टेल पॉइंट पे जो भी वेक्टर था वो क्या था, हमारा रिजल्टेंट था। अब रिजल्टेंट होगा इसको ऐसे लिख सकते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन अगर हमको इसका क्या करना होगा, सबट्रैक्शन लिखना होगा। हमने बताया था नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग, आप अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे होंगे तो मान लो हमने क्या बोला कि वेक्टर ए है, ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग होता है कि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन रिवर्स हो, तो ये क्या होगा, इसका एक नेगेटिव वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि पहले का डायरेक्शन अगर इधर था तो दूसरा डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग होता है, तो नेगेटिव वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट करने की बात हो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई और 180 डिग्री। अगर हम लोग दो नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल गया कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। अगर वेक्टर ये ए है, इसको मान लो वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब वेक्टर बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। इसको लिख लेंगे पॉइंट पे जब भी कंफ्यूजन हो, ठीक। अब देखो, हमने बोला कि इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर तो बोल सकते हैं, बट उसको अल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमको पता है, चलो जब पता है तो उसको एडिशन में कैसे ट्रांसफर करते हैं उसकी कहानी देखेंगे। मान लो ये हमारा वेक्टर ए था, इसको डायरेक्शन लगा लेंगे, दिस इज आवर वेक्टर ए। रिजल्टेंट लेकिन हमने क्या कहते हैं, शिफ्ट किया था। जब इसको यहां से शिफ्ट किया तो क्या हुआ, कुछ इस तरह का रिजल्टेंट आया था। अब देखो जब इसको शिफ्ट किया क्या होगा, ये वेक्टर बी, बट हमने अभी बात करी नेगेटिव वेक्टर में क्या एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दिस इज द माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। जब ये मिल गया अपने को तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमारा टेल पॉइंट छो, ये पॉइंट हेड पॉइंट है, दैट इज द मैट ऑफ रिजल्टेंट। अब कोई बात करेगा
ये पॉइंट तो हमारा एग्जैक्टली प्रॉपर वेक्टर था बी, बट इसका इसने क्या बोला कि नेगेटिव वेक्टर का एडिशन किया तो क्या हुआ, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो क्या आ गया हमारा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। क्या इस टर्म को अपने को लग रहा है ना सर ये सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर है, बट क्या इस वेक्टर को वेक्टर ए माइनस और माइनस वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया एग्जैक्टली उसका नेगेटिव वेक्टर लिखा, ए इक्वल टू माइनस बी आ गया। हमको डायरेक्शन वाइज पता चला कि ठीक है अगर ये पहले ऐसे होता था तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा होता था, ठीक है। जब इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया तो रिजल्टेंट किधर हुआ, डाउन टू अर्थ, दिस इज द रिजल्टेंट। तो वो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी दैट इज वेक्टर ए माइनस बी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अब इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का अगर हम लोग मानना चाहें, अगर पता है आपको, देखो ये एंगल इसका थीटा था, अच्छे से देखेंगे, अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, इनिशियली मान लेते हैं, जो कि रिजल्टेंट नहीं था कोई वेक्टर था, ठीक है ना। पहले ये वेक्टर था तो एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। अब क्या पूछा है, दो एंगल का वेक्टर, एंगल बिटवीन दी वेक्टर कितना होना चाहिए, अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब ये भी थीटा होगा तो हमको एंगल बिटवीन वेक्टर पूछा है, इसको क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। जब ये यहां आएगा, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूं आपको, अच्छे से देखेंगे आप, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए था, हमने इसको उधर को शिफ्ट किया, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है, बी का नेगेटिव ये होगा शिफ्ट करने से पहले, दिस इज बी, दिस इज माइनस बी। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो क्या पता है वो कंप्लीट कितना होता है 180, तो रिमेनिंग कितना होगा 180 थीटा होगा। तो हमारा एक नया एंगल आ जाएगा फाई। फाई क्या होगा, एंगल बिटवीन दी नेगेटिव वेक्टर। अब देखो ये तो हमको पता ही है, बट हमको उतना तो लेना देना रिजल्टेंट से। तो रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए मान ले, उसका बी मान ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस क्या था, एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब पहले तो थीटा कितना हो गया फाई, तो हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। आप सबको पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां से रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एक्चुअली डिफरेंस इतना ही होता है दोनों के रिजल्टेंट में, या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। अगर एडिशन होता तो यहाँ पे प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है। तो इतना बताने का मतलब था कि आपको पता चलना चाहिए सब्ट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। अगर एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन कोई इंपॉर्टेंट गेम नहीं है, सब्ट्रैक्शन जस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये थीटा का थोड़ा सा मीनिंग होता है। आई होप इससे पहले भी आपने नेगेटिव वेक्टर कांसेप्ट लिखा था, आप इसको ड्रॉ करें, ये रिजल्टेंट लिखे। रिजल्टेंट होता कैसे, हमने जस्ट लिख के दिखा है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है, उसको ए प्लस ऑफ माइनस बी भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान था लिखना। उसका रिजल्टेंट की बात आई, जस्ट उस एंगल में ये सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उतना प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट इस पे पुट कर देंगे तो अपने को रिजल्ट आ जाएगा। हमें यही चाहिए जो हम कभी कभी अप्लाई करेंगे। इसको पहले आप अच्छे से लिखें, इस रिजल्ट को लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे और क्या करना है। अब देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं रिजल्टेंट कहना क्या चाहते हैं। देखो दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उस पर अच्छे से कंसंट्रेट करो। वैसे भी कुछ टफ नहीं होता, सब आसान ही है, अगर देखोगे तो कुछ भी लगता नहीं। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दो मैग्नीट्यूड दिया है, कुछ दिक्कत नहीं है। मान लो ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, सॉरी 5 न्यूटन दिया है, मान लेते इसको, अच्छे से देखना क्या कह दिया, और मुझे दूसरा है 10, तो मान लो बी इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये जो थीटा है वो 37 दिया हुआ है। बताइए हमने लिखाया था 37 का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन दिया है कि a माइनस बी का मॉड
ए माइनस बी का मॉड अगर अगली बार कभी दिखे तो समझ लेना क्या पूछा है, पता है? सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट पूछा है। किसका पूछा है? सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट। तो भाई फॉर्मूला क्या था अपना? रिजल्टेंट ऑफ सबट्रैक्शन रूट में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कहानी खत्म। ये पूछा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये आर होगा। ये तो निकालना है। ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 2 इंटू ए 5 इंटू 10 इंटू कॉस 37। अब बोलोगे सर कैसे याद रखें? मैं बताया था, अगर इक्टा इजकल टू 37 है, ये 4, ये 3, ये 4, ये 5 होता है। ये लिखा चुका हूं मैं, कॉस इजकल टू 4/5। सोचना ही नहीं है। अब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना? ये 4/5, 5 इंटू 2 80 हो गया। तो कितना हो गया ये? 125 माइनस 80 दैट इज 45। अब देखो ये भी करेक्ट है, इसका न्यूटन लिख लो। 45 को कोई लिख लेगा 3√5, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं बट हमें अच्छे लगे। देखो सबसे आसान चीज होता है, अगर आपको बेसिकली सब समझ में आएगा, छोटा छोटा चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आएगा, इसको अच्छे से लिखो। फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं जो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए समझने में हो क्या रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचेंगे तो बनेगा। बोला कि एंगल फाइंड करो भाई किसके किसके बीच में? वेक्टर ए एंड वेक्टर ए के बीच में। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखो कोई भी अगर समझदार होगा, बाकी सब लोग समझदार ही है, तो क्या कर सकते हैं? बेटर टू फॉर्म मान लेते हैं कुछ। मान लो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग ए मान लिए, ठीक है, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या किया? बी मान लिया। अब बोला कि इस कंडीशन दिया हुआ, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि रिजल्टेंट्स पता है कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप नीट में देखेंगे, छोटे छोटे लेवल में, जेईई मेंस में भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं रिजल्टेंट से रिलेटेड, जिसको हम लोग बाद में डील करेंगे। अब क्या दिया हुआ है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो बेसिक रूल्स ये कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर आप दोनों को, इस दोनों रिजल्ट देखने के बाद एक कहानी तो याद आ गई। क्या? ये उस वेक्टर का रिजल्टेंट है जहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली एडिशन हो रहा है, और ये उस वेक्टर का रिजल्टेंट जहां क्या हो रहा है, ये सबट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो दोनों होशियार है, तो क्या बताया था? दोनों का रिजल्टेंट लिखते हैं। कैसे लिखें? ये का दो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखा है अभी तो बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। को मिलेगा सर इधर का रूट कैंसिल कर दो, बट हम लोग थोड़ा सा होशियार है, लिख लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड। एस क्यू का मतलब क्या होता है? स्क्वायर बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये मैथमेटिक्स का लीगल रूल है, बाकी काट हटा सकते हैं बट रूल फॉलो करते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखो
इस बी ने इस बी को मारा, इस ए ने इसे को मारा, बाकी बच के ये बेचारा, बच के क्या हो गया 2ab cos थीटा, वो भी आ जाएगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो 4ab तो कुछ वैल्यू है, वो तो 0 होगा नहीं, इसको उधर भेज दो, वो भी गया, तो क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब पता है थीटा का किस वैल्यू के लिए 0 होता है cos, सबको पता है 90 के लिए। इसको थोड़ा सा एडवांस में लिख लो, cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो हमसे पूछेगा भाई एंगल कितना है, तो एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री। और ये क्वेश्चंस पहले नीट में एक बार आ चुका है, बहुत पहले की बात। आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, छोटे से क्वेश्चन है। ये हमने प्रोसेस बताया, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इन कंटिन्यूएशन सीट और डीपीपी सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन पैरेलली। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन हो कैसे रहा। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, किस किस प्रॉपर्टीज पे ये वैलिड होता है, किस पे नहीं होता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना, फिर भी देखो नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ये हम पहले बता चुके हैं। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, वेक्टर ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, जो कि एडिशन में फॉलो करता था बट सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता, तो कभी भी इस तरह कंडीशन है तो आप समझेंगे वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, ये भी फॉलो नहीं करता। ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी फॉलो नहीं करता। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, कोई मैग्नीट्यूड ए दिया है, अगर थीटा एंगल हो तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है 2a sin थीटा बाई 2। बहुत समय पे ये क्वेश्चंस, ये रिजल्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं उतना रिजल्टेंट टाइम पास करना नहीं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, रिजल्ट लिख लेते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या को आ गया, तो हम लोग प्रूफ करके देख लें। हाँ सर यही आता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, रिजल्टेंट होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, याद है। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू ए, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर cos थीटा। तो लिख सकते हैं इसको, ये भी क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब देखो इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो रूट के अंदर ही, अगर हम लोग 2a को मतलब 1 माइनस cos थीटा। बहुत सारे लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, उनका कंफ्यूजन हम थोड़ा सा दूर करते हैं। इधर देखते हैं, इधर क्या है, रिजल्टेंट आ गया अपना r इज इक्वल टू 2a 1 माइनस cos थीटा। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, याद होगा cos 2 थीटा जो होता है cos 2 थीटा, वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म को रिड्यूस करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वो स्क्वायर है थीटा बाई 2। अपने से क्या पूछा है 1 माइनस cos थीटा, तो क्या इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं 1 माइनस cos थीटा, यहां पर 2 होगा तो इज ऑल 2, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या इसको हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में रिजल्ट्स के साथ। तो 1 माइनस cos थीटा ये हो गया, इसको देखेंगे तो फिर क्या होगा हमारा 2a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या हो गया रूट अंडर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या बाहर आएगा 2a साइन थीटा बाई 2। ये तो अपने को प्रूफ करना था 2a साइन थीटा बाई 2। तो कभी कभी एग्जाम में ये एज रिजल्ट पूछ लेते हैं कि कितना होगा बताओ।
अगर हमको प्रूफ करने आता है तो प्रूफ कर लेंगे, एक बार कर लेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इस रिजल्ट को लिख लीजिए, बाकी ये दोनों याद रखेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे जो कि शॉर्टकट हो, उतना हमको बार बार वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बार लिखेंगे। तो ये हमारे जनरल यूज्ड में आने वाला रिजल्ट है, जो कि ये प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन को भी लिख लीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसको और थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं या फिर बताना क्या चाहता है ये, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस तभी तक है जब आपको अगर एडिशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, अगर आपको एडिशन आता है तो ये कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, एडिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। हमने एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, और आप इधर से डील करना चाहो उधर से करना चाहो, एनीवे यू कैन सॉल्व इट। तो इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमें एक्चुअली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि नहीं। एक्चुअली इनफैक्ट वन बात मैं तुमको बताता हूं, अगर रियलिटी में बात करें तो वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट एक लेक्चर की कहानी है। एक लेक्चर का मतलब जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट आपको डीप से बताने का मतलब है यू आर ए फर्स्ट टाइम, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई चीज हो क्यों रहा है। क्योंकि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं, जब आते हैं तो उनको बहुत सारा क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है सर मुझे ये तो आता है बट ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है। डेट्स बाय डेरिवेशन रिक्वायर्ड होते हैं। जो आपका क्वेश्चन होता है क्यों होता है, कैसे होता है, जब भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो सारा क्वेश्चन वहीं से आता है। जो आप सोचते हो सर ये कैसे हो गया, व्हाई व्हाट हाउ, जो भी आपके मन में डिजायर होता है क्वेश्चन का, सर ये कैसे आ गया, रिजल्ट्स पे बहुत कम एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होगा क्वेश्चन पूछने का, सर ये क्वेश्चन आता कैसे, एक्चुअली सॉल्व कैसे हो रहा है, वो मैटर करता है आपके कंसेप्ट पे। अगर सबको पता है 2a cos थीटा के बाद सब फंस जाएंगे यहाँ पे, इस रिजल्ट के बाद सब सोचेंगे ठीक है यार इसके बाद तो कुछ याद ही नहीं। अगर जिस बंदे ने बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पढ़ा है, जिस बंदे को ये रिजल्ट पता है कि cos 2 थीटा कुछ ऐसा होता है, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, cos थीटा इसका हाफ एंगल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस है। आपको बोला था मैं कि जब मैं बेसिक पढ़ाया था तो कि सारा एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स में आते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फंस जाएंगे फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आप cos थीटा का वैल्यू पता नहीं है, कैसे निकालूं, हाफ एंगल फुल एंगल, नथिंग एल्स, कुछ दिया ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ये था सोचेंगे ओके ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो भाई बहुत कंफ्यूजन होता है सोचने में। तो बेटर होता है कि हम लोग सारा प्रोसीड देखेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा सर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपका वो डाउट्स क्लियर होते चलेंगे यू कैन इजिली सॉल्व बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सो इसका सीखने का मतलब ये, हम लोग थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऊपर चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन का एनालिटिकल फॉर्म हो जाए तो हमको पता चले कि हमने कुछ सीखा है। अब देखिए हम लोग एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पीएमटी का कुछ सा पूछा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारे क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे क्लास 9-10 में, जब भी कंफ्यूजन हो गिवन डाटा तो लिखो क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड ए ही दिया है, और इसका जो रिजल्टेंट आर है ए प्लस बी की बात हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया है, ए ही दिया है। तो पूछा है भाई साहब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू कितना होगा। तो बोलेंगे सर वेक्टर ए माइनस बी निकालने सबसे पहले फॉर्मूला पता है अपने को, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये होता है। अगर हम लोग गिवन डाटा में देखते हैं तो पता चलता है सर ए भी दिया है, बी भी दिया है, बट ये कॉस थीटा मिसिंग है, ये कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है। जब कॉस थीटा नहीं है तो सोचते हैं कि कौन सा रिलेशन अप्लाई करें कि अपने को कॉस थीटा मिल जाए। जब हम लोग देखते हैं अगर कॉस थीटा की बात होती है तो सबसे पहले सोचते हैं एक रिजल्ट दिया हुआ है, क्या इसका स्क्वायर की बात हो, दिस इज द मॉड। हम लोग को पता है कि अगर ये रिजल्टेंट आर स्क्वायर था, अगर इसको हम लोग मान लें आर, क्योंकि ए प्लस बी को हम लोग आर मान सकते, तो क्या सीखा था हमने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां भी थीटा आता है और यहां भी थीटा है। अगर आर का वैल्यू ए स्क्वायर है, आर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है, फिर देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें लगता है कि ठीक है, ये इससे हट जाएगा, इससे हट जाएगा, तो यहां क्या बचने वाला है? 1। यहाँ कितना आ गया? 1। फिर क्या होगा? 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। इसको सॉल्व करना चाहे 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब देखो -1/2 का वैल्यू तो हमें पता ही है कितना होता है, लेकिन हम लोग थीटा निकाले या कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्टली वहां पुट कर दे। जब कॉस थीटा का वैल्यू हमको यहां से मिल गया, गो टू हेयर, ये तो निकालना है। दिस इज R1 मान लेते हैं क्योंकि नया वेक्टर होगा, दैट इज R1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना है? -1/2। इस 2 से 2 को जाना होगा, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ रहा है? 3a स्क्वायर आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट हमारा R1 होगा, √3 टाइम्स ऑफ ए। इट इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि एक का रिजल्टेंट अप्लाई करके सेकंड में पुट अप करना, देन यू गेट द आंसर्स। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एआईपीएमटी वाले ने पूछा था। तो वेक्टर में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, समहाउ एडिशन से, समहाउ सब्ट्रैक्शन से। तो हमको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप एक इस तरह क्वेश्चन देख चुके हैं तो फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दिया क्या है? ये कैप है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा, हमने बताया था। इसको हम लोग क्या रेड करते हैं? यूनिट वेक्टर ए। ये बता चुका हूं, करेक्ट है। अब देखो, यूनिट वेक्टर का मीनिंग हमने क्या बताया? इसका मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 होगा। अगर जो भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑलवेज 1। दिया हुआ है कि सम ऑफ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू √3। तो बोला है कि निकालो डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए -4 ऑफ बी। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करें इसकी बात, तो मान लेते हैं ए ये है, बी ये है, क्योंकि हम लोग 4 के साइज को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने रिजल्टेंट में क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो, कंफ्यूजन तो ए बी में है नहीं। क्यों? हर एक यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां फिर से हो गई थीटा पे। अब थीटा कैसे निकाला जाए? सेम कंसेप्ट अगेन अप्लाई। यहां पे क्या पढ़ा था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट का फॉर्म √3 दिया है, ठीक है। अब मान लो अगर √3 दिया है तो अपने को क्या पता है? इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर प्लस 2a यूनिट वेक्टर, याद होगा, cos थीटा, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो रिजल्टेंट कितना होगा? √3 इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 cos थीटा रूट। फिर से रूट रूट काट सकते हैं, बट बेटर है स्क्वायर कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा अपने को, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा 3, ये होगा 2 + 2 cos थीटा। कुछ ऐसे ही लग रहा है क्या? 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो, जब थीटा पता चले वहां कुछ पुटने रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। चलो यहां पे लेकिन क्या है? ए का वैल्यू तो 1 होगा, बट बी का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड तो 1 है बी का, बट उससे 4 से मल्टीप्लाई है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 1 4। क्यों? क्योंकि ये v का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमने यहां से निकाल लिया है, तो a का वैल्यू 1 है, तो जस्ट पुट करते फॉर्मूला में, √100 का स्क्वायर 1 प्लस b कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा 1/2।
इस 2 से 2 को जाना होगा, क्या बचा 4 प्लस का 15 प्लस 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 1 माइनस 4, क्या हो रहा है, दिस इज 4 या 17 माइनस 4 दैट इज रूट 13, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करते हैं, एडिशन वेक्टर सम में करते हैं, सेम को सेम पॉइंट में करते हैं, उसको भी लॉजिकली देखेंगे, बट उतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप इसको लिखिए अच्छे से, फिर हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग लास्टली थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ इसका एप्लीकेशन होता है, सारा चीज हम लोग फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो आएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। फाइंड द चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का चेंज होता है वहां पर ये सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन वेलोसिटी, जब ये टर्म हम लोग काइनेमेटिक्स डील करेंगे, जो कि इसके बाद का टॉपिक है काइनेमेटिक्स, वहां पे ये टर्म आएगा। सिमिलरली ये रिलेटिव इसी का पार्ट है, काइनेमेटिक्स में भी आएगा इसका टर्म। तो हमको पता होना चाहिए जब भी वेक्टर का चेंज होता है, इसको होते हैं चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। वैसे चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये भी काइनेमेटिक्स में डील करेंगे। और होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल, हम लोग मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, p इज इक्वल टू mv होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, डिपेंड तो करता नहीं, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर वेक्टर का क्या होगा, ये वेक्टर तो भी वेक्टर होना पड़ेगा, दैट्स वाइज। और इसको हम लोग डील करेंगे, एक नया टॉपिक होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये भी मैकेनिक्स का पार्ट है। तो हम लोग इन फ्यूचर ऑफ दिस सेंस, अब सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन होगा, वहां पे हम लोग अच्छे से इसको कंसंट्रेट करेंगे। तो हमने आज यहां तक में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अच्छे से देखने के बाद डिफरेंट एप्लीकेशन का हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू क्विक समरी कर लेते हैं कि टिल हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मतलब उसको रिव्यू तो नहीं बोल सकते, बट कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। 2-3 क्वेश्चन से इस दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा अपना फ्री हैंड कर लेते हैं कि कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर्मूला रिलेटेड फॉर्म बहुत आसान होते हैं, बट जो एप्लीकेशन का पार्ट होता है, जो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को फॉलो अप करके आना चाहिए, उसमें हम लोग कुछ क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, आपको पता ही होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट टाइप से पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर्स। अब देखो, हमने बताया था कि इन जनरली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे टाइप 1। टाइप 1 में किस तरह क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, जस्ट उसको एनालाइज करना है। टाइप 1 में कुछ इस तरह क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई वेक्टर a इज इक्वल टू x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। पूछेगा कि इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्म में बता चुका हूं आपको, x2 माइनस x1 के फॉर्म में। तो इस तरह का जब भी दिखे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप में आपको सिंपल कोई वेक्टर इसके फॉर्म में दे देंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आपको रिमेंबर होगा हमने बताया था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या हमारा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या करता है, आई पार्ट को कंटेन करता है, वाई एक्सिस क्या करता है, हमने ये आपको बता चुका हूं पहले भी, ये क्या होता है, के कैप होता है। तो जब भी वेक्टर इसके फॉर्म में होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले बता चुका, वो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे। तो इस तरह का रिजल्टेंट्स आते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट्स होगा तो इसका कोफिशिएंट एक्स हो तो एक्स स्क्वायर, वाई हो तो वाई स्क्वायर, जेड हो तो जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। आई कैप क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है, सॉरी जे कैप, एंड के कैप जेड एक्सिस कर रहा है। अब कभी कभी क्या होगा, मान लो जेड नहीं दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हमको क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ए निकालो, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पता चला। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। अब बोलोगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, चलो देख लेते हैं। रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 5, खत्म। इतना ही सोचना है। एक छोटा सा एग्जांपल थर्ड पे ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब क्या बोला, मैग्नीट्यूड निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, सॉल्व कर लो इसको। 4 प्लस 16 प्लस 36 कितना हो गया, 56 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में आते हैं कि कोई वेक्टर दिया हुआ है एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, अगर ये पता है तो रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे, दो वेक्टर तो ऐसे लिखेंगे, और x का मीनिंग क्या होता है, y का मीनिंग क्या होता है, z का मीनिंग क्या होता है, हमने देखा। तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एसटीसी के फॉर्म में, जो कि हमको पता चले। तो आप इसको लिखिए, फिर हम लोग टाइप 2 पे डिस्कस करेंगे। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटें मिलेंगे बनाने को, जिसको आप लोग जम के बनाएंगे। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दिला रहा हूँ, ऐसा फॉर्म होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। 1 2 3 एक्सिस मैक्सिमम होता है, एक्स वाई जेड या 1 2, ये जनरली हमें आना चाहिए। जब भी कोई वेक्टर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना, जस्ट सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, बट अभी हम लोग टाइप में डिस्कस करने थे और हमने बता दिया। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा देख ले टाइप 2 क्या होता है। जिन्हें हमने एडिशन पढ़ा था, एडिशन क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ए प्लस बी होता है। कभी देखा नहीं कैसा होगा। तो मान लेते हैं हम वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, दिया हुआ, ठीक है। और वेक्टर b इज इक्वल टू x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप। अब लोग सर अगर वेक्टर रिजल्टेंट लिखना हो, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कैसे लिखेंगे। तो देखो, जब वेक्टर a प्लस बी है तो लिख लो x आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, प्लस वेक्टर क्या है x2 आई कैप, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब यहां से एक रूल है, अगर सिंपल मैथमेटिक्स देखो तो क्या होता है, अगर हम यहां से आई कैप कॉमन लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 प्लस x2। अगर हम यहां से जे कैप को कॉमन लेते तो क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2। अगर हम यहां से के कैप को कॉमन लेते तो क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन मान लो हमेशा ऐसा रिमेंबर नहीं रहेगा। अब देखो एक बात है कि जो क्वांटिटी का यूनिट जो होगा, अगर हम लोग इसको x माना है और ये y है, अगर x में 2 है, अगर x में फिर से 2 होगा तो क्या करेंगे, x को 2 के साथ ही ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सेम साइन वाले को एक साइड ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 का साइन क्या है, आई कैप, एक साइड कर दो। y1 प्लस y2 का साइन क्या है, एक साथ एक साइड कर दो। z1 प्लस z2 का साइन क्या है, के कैप, एक साइड कर दो। ये वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि समेशन एक्चुअली करते कैसे। समेशन करने का मीनिंग होता है कि जो भी वेक्टर सेम साइन का दिख रहा है, आई कैप का आई वाले के साथ, जे के साथ, के के साथ, कभी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे कि आई का जे से ऐड कर दिया, जे का के से कर दिया, के का जे से कर दिया। जब भी वेक्टर में ऐड होगा, हमने बताया था डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां एक बॉय, ठीक ना, एक कोई लड़का है, वो इधर ईस्ट की ओर जा रहा है, सबको पता है इधर एक्स ईस्ट होगा।
अगर वो 2 मीटर गया था ईस्ट में, फिर रुक गया, फिर क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में वो 4 मीटर और चला गया, उसी डायरेक्शन क्या वो 4 मीटर और चला गया, तो हमारा एजम्पशन क्या होता है, वो बंदा इनिशियल स्टेट से 6 मीटर क्या गया, ईस्ट को गया। इसका मतलब हमने क्या ख्याल रखा कि मैग्नीट्यूड अलग अलग था, बशर्ते डायरेक्शन सेम था, तो हमने ईस्ट को ईस्ट में ही रखा। ऐसा नहीं बोल दिया कि वो 2 मीटर 4 मीटर वो वेस्ट में चला गया, बिकॉज ईस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन करता है। तो ये हमको कॉमन सेंस से पता चलता है, अगर 2 मीटर पहले आया था, 2 मीटर फिर से बाहर आएगा, तो 4 मीटर आया, तो क्या हुआ, 6 मीटर वो ईस्ट में ही गया था, करेक्ट ना, इधर ही आया था। इसलिए हमने यहां करके देखा, जो भी डायरेक्शंस फॉलो होंगे, मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, उसको डायरेक्शन साथ ऐड करेंगे। हम लोग एक दो एग्जांपल्स इसको अच्छे से देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर है, वो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी है, वो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप है। अब अपने से पूछा है कि a प्लस बी बताओ, कितना आसान है, a प्लस बी, आई कैप कॉमन लो, कितना है 1 + 2, जे कैप कॉमन लो, कितना है वहां पे 2, यहाँ पे कितना है 4, चलेगा, के कैप ले लो, कितना यहाँ 4, वहां 1, कुछ भी आगे पीछे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से 1 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्या बचा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, बस खत्म। इतना ही करना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे कैसे ऐड करते हैं, सिंपल सी कहानी होती है। अब इसमें थोड़ा सा अल्टरेट फॉर्म होता है। अल्टरेट मतलब बोलेंगे सर कैसे, तो कभी कभी लोग इस तरह, मैंने क्वेश्चन देखा था अभी, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसी क्वेश्चन में वेक्टर ए प्लस 2b कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे सर साइन में तो ऐड करेंगे, बट ये बी दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए को बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर ए कितना है, आई कैप, देखेंगे इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी कांस्टेंट, ये मैं बता चुका हूं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस 2 इंटू व्हाट इज वेक्टर बी, राइट डाउन लिखो, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब इसी को सॉल्व करने, सबसे पहले इसको सब में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप। अब तो सॉल्व आसान करना है, आई का कॉमन लिया 1 + 4 प्लस जे कॉमन लिया 2 + 8 प्लस कॉमन लिया 1 + 8, क्या आ गया 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 7k कैप। दिस इज दी a प्लस 2b, इसका वैल्यू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इंपोर्टेंस होता है कि आपको लिखने कैसे आना है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पे सॉल्व करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। टाइप 3 है सब्ट्रैक्शन वाले में, हमने अभी तक ए बी का देखा था। मान लो वेक्टर ए ये है, x1 आई कैप y1 j कैप। अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, जस्ट माइनस कर दे रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा होता है। वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 आई कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अपने को अब क्या बोला है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कुछ नहीं करना है, आई कॉमन लो, व्हाट इज द ए, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बट सब क्या होगा, पूरा माइनस में आएगा, x2 आई कैप y2 j कैप z2 k कैप।
सारा टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता, क्या बचेगा? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस x2 i कैप माइनस y2 j कैप माइनस z2 k कैप। फिर क्या बोला था हमने? साइन वाले को एक साथ ऐड करेंगे, क्या होगा? x1 माइनस x2 y माइनस y2 का j कैप प्लस, बस इतना ही है, मैं इसको बार बार लिख रहा हूं। तो आपको जिस तरह हमने एडिशन किया था जस्ट क्या यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बाकी अगर आपको बन ही जाएगा बट फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमने ले लिया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वेक्टर b है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें सिंपल सी बात है, a माइनस बी बोलेगा या b माइनस बी, पूछने पे डिपेंड करता है। इसने बोला a माइनस बी, पहले a को लिखो, क्या लिखा? 2i कैप प्लस j कैप। सॉल्व कर सकते हैं आप, प्रीव्यू में बता देता हूं, आप आंसर देख लेंगे सॉल्व करके। माइनस k कैप माइनस ऑफ i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसको सॉल्व करो। 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। सबका साइन बाहर निकालो। 2 माइनस 1 j 1 प्लस 4 प्लस k माइनस 1 माइनस 2, कितना हो गया? 1i कैप को i कैप लिख सकते हैं, 5j कैप माइनस 3k कैप। कुछ नया नहीं है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे, ठीक है? इसको भी लिख लीजिए, इस तरह का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे कैसे ऐड करते हैं, सेम वैल्यू काट कर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक मैं उसी तरह क्वेश्चन बता सकता हूं जो आपको पहले से पता होगा, जो हमने डिस्कस किया था a प्लस 2b का। अगर उस तरह का फॉर्म हो तो क्या करेंगे? हमसे पूछ देगा, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पूछेगा वेक्टर a माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b क्या होगा? कुछ नया नहीं है ना, जस्ट उससे मिलकर सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं कर देता हूं, आप लोग देख लेंगे। क्या है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस 2, वेक्टर b क्या लिखा है आपने? i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्या लिख इसको? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब देख रहेगा, अगर i कैप कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस 2 तो 0, ये तो चला गया। अगर अपन j कैप कॉमन लेते हैं 1 प्लस 4, अगर हमने क्या किया प्लस k कैप कॉमन लेते माइनस 1 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 5j कैप माइनस 3k कैप। इसका मतलब i नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 i कैप भी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना? बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता। दिस इज द फॉर्म, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमको वहां पे रिलेट होना चाहिए। तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए, आप अपने सीट को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कैसे वेक्टर का एडिशन होता है, कैसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है। ये हमारा टाइप 3 था, ठीक है? इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक्चुअली ये टाइप 4 बेस्ड होता है यूनिट वेक्टर पे, आपको याद होगा। थोड़ा सा लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर पे। अभी हमने देखा था यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप, करेक्ट है? किसी वेक्टर पर अगर एक कैप लगता है उसको क्या आप लोग बोलते हैं? ए कैप या ए हैट, इसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू आपको सबको पता होगा। उस पर्टिकुलर वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है? एक हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, हमको कभी कभी मान लो कोई यूनिट वेक्टर दिया गया है, एज्यूम कर लेती है, तो हमको पहले का फॉर्म है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
और हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज यूनिटी होता है। ठीक है, ये दोनों बेसिक कंसेप्ट था। अब इस पे एक एग्जांपल कैसे आ सकते हैं, मान लो कोई वेक्टर ए है, वो दिया हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप। इस केस में बोलेगा कि भाई मैग्नीट्यूड तो बताओ। अब देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो अगर ये वेक्टर है तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर रिजल्टेंट लिखना हो तो दैट इज द आई कैप ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा अपना। ठीक है, अगर ये वेक्टर है ए, इसका अगर यूनिट वेक्टर क्या लिखो, वेक्टर ए कितना हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस रिजल्टेंट का मतलब आपको सबको पता है, क्या बताया था, याद होगा सबको, हमने बोला था अगर ऐसा कुछ हो तो क्या लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बताऊं मैं पहले आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेक्टर दिया हो, हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, कोई वेक्टर ए दिया रहेगा, उसका अगर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप होगा तो उसका यूनिट वेक्टर पूछेगा तो क्या रखेंगे, सबसे पहले फॉर्म क्या कहता है, उसका वेक्टर लिखो, लिख दिया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड कितना है ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखना तो आसान है, एक दो एग्जांपल्स इसको और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। अब बोला कि इसका यूनिट वेक्टर लिखो, कितना होगा। हमने क्या सीखा यहां पे, यूनिट वेक्टर होता है उस पर्टिकुलर वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर पर्टिकुलर वेक्टर की बात हो कितना एक्स आई जे कैप, यहां पे नहीं कुछ होगा तो वन ले ले, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना होगा रूट टू होगा, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू। दिस इज द यूनिट वेक्टर। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप है, बोले इसका यूनिट वेक्टर लिखो। आप तो सीखे गए होंगे क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप लिखने का जो भी रहेगा इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर से डिवाइड करना रूट के फॉर्म में, कितना होगा टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, फोर का 16 टू का 4 तो रूट 20 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमको सॉल्व करना है, इसको लिख लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू रिगार्डिंग कैसा होता है। ठीक है, उसको अच्छे से लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा अल्टरनेट कर देखते हैं कैसे और को समझ सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू 0.2 आई कैप प्लस बी जे कैप, 0.2 आई कैप प्लस बी जे कैप, वेयर वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। वेयर क्या है, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। अब पता है अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। हमने बताया था जब भी कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में होगा उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या सिखाया था, पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है, अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या होगा वन, रूट अंडर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 0.2 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये वन हो जाएगा, वन इज इक्वल टू 0.04, क्योंकि लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04। अब देखो 1 माइनस 0.04 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो इसको कैसे कर सकते हैं, आपको सॉल्व अच्छे से करना चाहिए। मैं आपको बेसिकली करके बताता हूँ कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक करके बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट वाले में कभी भी प्रॉब्लम हो तो देखना किस तरह करते हैं। अब देखो नहीं पता अपने को, क्या नहीं पता है 1.00 तो लिख ही सकते हैं,
ठीक है, अब क्या है 0.04 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नहीं कुछ है तो हमको 10 लेना पड़ेगा कॉमन। अगर इधर से 10 लिया, ये कितना होगा 10/6, 7/4, 6 बचा, ये कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 माइनस 0 9, अब क्या 1 चलेगा 0 बचेगा, 0/0 0, तो ये क्या बचा 0.96, बी स्क्वायर इजकल टू 0.96। सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आसान है, थोड़ा पॉइंट के बाद देख लेंगे। तो क्या होगा b इजकल टू 100, 0.96, दिस इज द वैल्यू। तो कभी कभी छोटे एग्जाम में अगर देखेंगे आप, तो बोर्ड लेवल्स एग्जाम में, इवेंचुअल नीट के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। तो हमने एक टाइप का क्वेश्चन, आज हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया। 4 टाइप्स में वेक्टर का एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, उस पर हमने कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते थे उसको डिस्कस किया। यूनिट वेक्टर का भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म देखा, कैसे यूनिट वेक्टर लिखते हैं, कैसे रिजल्टेंट होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब देखा था। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऊपर जाएंगे और आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि ऑलरेडी हमने बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में उसको पढ़ा है, बट उसका वेक्टोरियल फॉर्म हम लोग यहाँ देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ा था हमने वेक्टर के ए पार्ट से, जितने भी पार्ट्स थे सारा पार्ट्स का एप्लीकेशन इन बाय सेंस थोड़े थोड़े करके आते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में पढ़ के निकल जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर का डिस्क्रिप्शन किया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न में मिलेंगे। उतना क्वेश्चन हमारे बस की बात नहीं कि हम लोग डिस्कस करें परपेचुअली इन क्लास, तो बेटर होता है कि हम लोग क्या करेंगे सीट के साथ सॉल्व करेंगे। तो सीट में आपको इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और बेसिक्स होता है कि फंडामेंटल्स हमें आखिर समझ में आना चाहिए है क्या। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।